CDP 2024 पेपर 2 ये 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है असेशन रीजन का। इसमें असेशन है, अभिकथन है कि किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वे साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। जो जो एज होता है एडोलेसेंस का, किशोरावस्था का, वो 12 से 19 तक, इस एज में जो इमोशनल रेगुलेशन है वो सही से नहीं हो पाता है और बच्चे अपने पीयर के प्रेशर में होते हैं। ये इस वजह से होता है कि हम इमोशन को रेगुलेट करने वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इस एज में डेवलप नहीं हुआ रहता है। ये डेवलप होता है पूरी तरह 20 से 25 के बीच में, 20 साल से 25 साल के बीच में। इसीलिए बच्चे अपने भावना को, अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और अपने टीचर और अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात मानते हैं। इसीलिए वो दोस्तों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, साथियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो ये अभिकथन तो पूरी तरह सही है, असेशन पूरी तरह सही है। और जो कारण है, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं, तो ये बात भी सही है। जो बच्चे ग्रोइंग अप में होते हैं, मतलब एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं, इस स्टेज में कई सारा सेक्सुअल हार्मोन रिलीज़ होता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होता है। और ये जो हार्मोन होता है, इसमें मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। तो ये सब हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं उनका मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग करता है और उनके अंदर आवेग आता है। मतलब सोचो मत, बस कोई भी काम कर दो, इसको बोलते हैं आवेग। इम्पल्सिव रिएक्शन ज़्यादा होता है बच्चों के अंदर, वैसे बच्चों के अंदर जो किशोरावस्था में होते हैं। और जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था और एडल्टहुड के बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड है। और स्टैनली हॉल ने कहा था कि एडोलेसेंस फेज जो होता है ये तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये आर भी सही है, रीज़न भी सही है, और ए जो है अभिकथन, ये आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही है इसमें। और एरिक्सन ने कहा था इस स्टेज को, एडोलेसेंस के स्टेज को, कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में बच्चे होते हैं इस समय कि मैं कौन हूँ। और ये जो स्टेज होता है एडोलेसेंस का, 12 से 19 साल का टीन एज जो होता है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये बचपन और वयस्कता, मतलब एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के ब्रिज की तरह ये काम करता है जो एडोलेसेंस एज होता है। अब अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकेंड नंबर में है कि जीन पियाजे के विकास और सीखने के क्रम में को महत्व दिया जाता है। तो परीक्षा केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है, इसको क्या महत्व दिया जाता है? नहीं, जीन पियाजे का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ों को महत्व दिया जाता है, तो ये तो गलत है। और थर्ड है व्यवहारिक अनुकूलन। ये व्यवहारिक अनुकूलन जो है बच्चों के अंदर, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा था, ये व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में बताया था स्किनर और पावलोव जो बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने बताया, तो ये भी गलत है। और सांस्कृतिक उपकरण, तो जो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था, तो ये जो दूसरा है ये सही है। सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता व तत्परता, बच्चे किस स्टेज में सीखने के लिए परिपक्व होते हैं और तत्पर होते हैं, ये बताया था जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तो ये 2 हुआ हमारा। अगला देखते हैं थर्ड, किसी अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है यदि, पहला, किसी कॉन्सेप्ट को सीखना कब आसान होता है? तो पहला क्या है कि अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए गए हैं, मतलब बच्चे जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल देना, मतलब नोन टू अननोन। तो ये तो सही लग रहा है। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, अवधारणा के बारे में पिछला ज्ञान सक्रिय नहीं है, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है वो एक्टिव करके नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं सिखा रहे बच्चे को। तो ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा कि एक्टिव नॉलेज को सिखाना चाहिए और स्कीमा से जोड़ना चाहिए जो प्रीवियस नॉलेज है, तो ये गलत है। संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी दी जाती है। अगर अधिक एग्जाम्पल और जानकारी देंगे बच्चे तो उनको, तो उससे उनके दिमाग पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो ये भी सही नहीं, लोड नहीं देना बच्चे को। उसके बाद किसी कॉन्सेप्ट को अमूर्त और जटिल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है,
नहीं, किसी कॉन्सेप्ट को अमूर्त नहीं, हम क्या करते हैं पहले मूर्त सिखाते हैं और जटिल तरीके से भी नहीं सिखाते हैं। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो पहले देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, पहले मूर्त है जिनको बच्चा छू सकता है उन कॉन्सेप्ट से सिखाया जाता है, तो ये भी गलत है। तो सही कौन हो जाएगा हमारा? पहला। तो पहले में क्या है, अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब नोन टू अननोन, तो ये सही है। बच्चे को कैसे सिखाएंगे? नोन टू अननोन। अब अगला है कि प्रतिभाशाली बच्चे, ये प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे। 4 ऑप्शन में उसका क्वालिटीज़ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं, तो ये तो सही लग रहा है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 130-40 तक होता है, वैसे बच्चे जल्दी से चीज़ों को मतलब सीखते हैं, सटीक रूप से अवशोषित करते हैं। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होता है जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सोशल कम्प्रीहेंसन, सोसाइटी में भी वो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास हमेशा उसी गति से हो जैसा उनका संज्ञानात्मक विकास है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि असिंक्रोनस डेवलपमेंट, कि बच्चे का एक विकास तो है लेकिन दूसरा विकास नहीं है, बौद्धिक विकास तो है लेकिन सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई हो सकती है, तो ये गलत है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आसानी से विचलित हो जाते हैं और एकाग्रता की अवधि कम होती है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो आसानी से विचलित नहीं होते हैं और आसानी से विचलित नहीं होते और किसी भी चुनौती और किसी भी काम को काफ़ी एकाग्रता से और लंबे टाइम तक, लंबे अवधि तक, मतलब अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या आसानी से विचलित हो जाते हैं और एकाग्रता की अवधि में कमी होती है? नहीं, ऐसा नहीं, ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम में उत्कृष्टता दिखाते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो गिफ्टेड और प्रतिभाशाली बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे फील्ड में वो बच्चे अच्छे हो सकता है गणित में तो प्रतिभाशाली हो और असाधारण कर सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी और को करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छा हो, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला, कि जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं, मतलब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हैं। पाँच नंबर में है कि निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। अगर भावनाओं को दबाया जाता है तो चिंता बढ़ जाता है और हमारा इमोशन और स्ट्रेस वगैरह बढ़ता है। सेकेंड है, तो ये तो हो गया गलत। भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो सेकेंड है, जब हम अपनी भावना, जैसे कोई गुस्सा है, दुख है, उत्साह है, तो ये सबको दबाने के बजाय किसी दूसरे फील्ड में लगा सकते हैं, जैसे राइटिंग में, सिंगिंग में, कोई मतलब रचनात्मक काम में बदल सकते हैं इसको। तो अगर रचनात्मक काम में बदल देंगे तो जो नेगेटिव फीलिंग है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, सकारात्मक चीज़ों में बदल जाएगा, तो ये सही है, ये सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है, भावनाओं पर नियंत्रण होने का इंतज़ार करना, नहीं, भावना पर अगर हम नियंत्रण खो देंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये तो गलत है, इंतज़ार नहीं करना है। भावनात्मक उत्प्रेरकों के प्रति आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना, मतलब कोई इमोशनल प्रॉब्लम आया, कोई चीज़ आया तो तुरंत इम्पल्सिव रिएक्शन देना, ये भी सही नहीं है। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर, लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है? मतलब डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग स्किल से, राइटिंग स्किल या मोटर स्किल से। डिस्ग्राफिया जिन बच्चे को होता है उनको लिखने में, अक्षर को
सही से लिखने में प्रॉब्लम होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में समस्या होती है और वो काफ़ी स्लो लिखते हैं बच्चे। तो लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई। ब्लैक बोर्ड से नकल करने में भी कठिनाई होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड सही। पहला ऑप्शन जो है प्रत्याहार, अपराध बोध और चिंता, और चौथा जो है आक्रामकता, हताशा और तनाव, ये सब जो है ये हमारी इमोशनल और बिहेवियरल चीज़ों से संबंधित है, ये डिस्ग्राफिया से संबंधित नहीं है। और तीसरा जो है आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूलने की बीमारी, ये सब जो कठिनाई है ये सब जो ये है सिम्टम है, ये ADHD में होता है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और भूलने की बीमारी, तो ये किसका सिम्टम है? ADHD का। ADHD का है, डिस्ग्राफिया का नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जेंडर द्विवर्ग होता है, व्यक्ति या तो पुरुष होता है या फिर महिला। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में जेंडर को 2 वर्ग में नहीं, मेल और फीमेल में नहीं, कई एक स्पेक्ट्रम में देखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अब सेकेंड है कि जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह निर्धारित होती है। शरीर की जो रचना होती है, बायोलॉजिकल सेक्स होता है, वो जेंडर को नहीं बल्कि ये बायोलॉजिकल सेक्स को तय करता है। और जेंडर जो होता है ये पहचान एक मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणा से प्रभावित होता है, ये पूरी तरह सही है। हमारा जेंडर कौन डिसाइड करता है? ये सोसाइटी वगैरह और कल्चर वगैरह। सामाजिक, और जो चौथा जो जेंडर पहचान सामाजिकरण से प्रभावित नहीं होता, ये तो पूरी तरह गलत है कि सामाजिकरण ही वह मुख्य कारक है, मतलब सामाजिकरण से ही हम बच्चे को सिखाया जाता है समाज में जेंडर की क्या अपेक्षाएं हैं, किस जेंडर से क्या अपेक्षा है, उसके हिसाब से जेंडर डिसाइड होता है। तो 7 तो भी हो गया हमारा। इसके बाद है 8 नंबर। ले-वाइगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाह्य भाषा का उपयोग दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, ये चीज़ तो सही है कि एक्सटर्नल स्पीच जो होता है, जिसको हम सोशल स्पीच भी बोलते हैं, इसका उपयोग बच्चा दूसरे से बात करने के लिए करता है, तो ये सही है। हमको सही नहीं है ढूंढना है। भाषा अनिवार्य रूप से बच्चों के सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। दूसरा, भाषा और जो थिंकिंग होता है, लैंग्वेज और थिंकिंग होता है, शुरू में वाइगोत्सी ने कहा था कि अलग होता है, लेकिन बाद में ये दोनों मिल करके बच्चे के सोच को और थिंकिंग को डिसाइड करता है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाषा अनिवार्य रूप से बच्चे को सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। आंतरिक भाषण का उपयोग मानसिक तर्क के लिए किया जाता है। जो इनर स्पीच और साइलेंट स्पीच है, यह बच्चों के अंदर चलने वाला एक तरह का थिंकिंग है, एक तरह का रीजनिंग है, जो उसको क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है और उसको निर्देश देता है किसी काम को करने में, तो ये भी सही है। अब भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा हेल्प करता है, तो ये पूरी तरह गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। गलत ही ढूंढना था इसमें। अब नेक्स्ट है 9 नंबर में, ये असेशन रीजन वाला है। तो पहला है, असेशन क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए बार बार आलोचना की जाती है। नहीं, अगर बच्चे का आलोचना हम करेंगे बार बार तो वो सीखेंगे नहीं, उनका लर्निंग खराब होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। बार बार आलोचना करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे उन्हें उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। नहीं, अगर हम बार बार आलोचना करेंगे तो बच्चे सुधार नहीं पाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करना ही छोड़ देंगे। तो बच्चे को प्यार से मोटिवेट करके सिखाना चाहिए और अच्छी बात बता के सिखाना चाहिए। तो दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ए भी गलत है और आर भी गलत है।
9 नंबर। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर में अधिगम के संदर्भ में लेव वाइगोत्स्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करे। नहीं, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और उनको हेल्प मिलता है। प्रतिस्पर्धा की जगह वो सहयोग के ऊपर और समूह के ऊपर, सामूहिक सीखने पर बल दिया था। तो ये तो पूरी तरह गलत है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, वाइगोत्स्की क्या बोले थे कि बच्चे का जो विकास या लर्निंग है ये हमारे कल्चर के माध्यम से होती है और बच्चे अपने दोस्त और जो टीचर से है उनसे संवाद करके, मतलब बातचीत करके सीखते हैं और प्राइवेट स्पीच के माध्यम से भी सीखते हैं। मतलब बच्चे खुद आपस में खुद से बात करते रहते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो ये गतिविधियों के दौरान, मतलब एक्टिविटी के दौरान टीचर से और आपस में खुद बच्चे सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा दे, तो ये सही है। शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, गतिविधि को और संवाद को बढ़ावा दे। ठीक है। और ये तीसरा पर देखते हैं कि तीसरा क्या है। ये क्या है, चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोके। नहीं, सांस्कृतिक ज्ञान को शामिल करना है, रोकना नहीं है। तो ये तो पूरी तरह गलत है। विद्यार्थियों के बीच मौखिक रूप से बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने को हतोत्साहित करे। नहीं, अगर बच्चे मौखिक रूप से प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो उनको सोचने और सीखने में मदद करता है प्राइवेट स्पीच। तो ये रोकना नहीं है प्राइवेट स्पीच को, मौखिक जो बच्चे बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये हुआ हमारा 10 नंबर। अब है 11 नंबर। 11 नंबर में है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लिए, तो मेमोराइज़ करने के बाद उसको दोबारा हमको याद करना है। तो ये 3 स्टेप में होता है ब्रेन के अंदर। पहला होता है इनकोडिंग, इनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि जानकारी को अपने अंदर लेते हैं और फिर करते हैं उसको स्टोर। फिर इसको करते हैं स्टोर में क्या करते हैं, जानकारी को अपने अंदर सहेज के रखते हैं अपने ब्रेन में। फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको अपने चेतना में, मतलब कॉन्शियस में लाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिट्राइवल या पुनर्प्राप्ति। रिट्राइवल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्राइवल, जो ऑप्शन 1 में है। तो 11 नंबर हुआ। बारह नंबर में है असेसर रीजन। असेसन में क्या कह रहा है, अभिकथन, अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि को वाक्य में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधिता है। मतलब हम टेप वगैरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो चीज़ें लिखी हुई है उसको वाक्य में बदल देते हैं। मतलब उसको, बच्चे को क्या होता है, वो जो चीज़ है वो विजुअलाइज होता है, चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं, टेक्स्ट वगैरह को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, मतलब सुन पाते हैं, सॉरी देख नहीं पाते हैं क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो ये हेल्प करता है दृष्टिबाधित बच्चे को, तो ये सही है। और जो कारण है, शिक्षकों को क्षमता प्रदान करने और विविधता शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। ये बात भी सही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जो बच्चे क्या है, दृष्टिबाधित हैं, उस बच्चे को भी क्या करेंगे हम, विजुअली चैलेंज्ड है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में वैसे बच्चों को भी हम सीखने का मौका देंगे। इक्विटी मतलब जैसे जिसकी ज़रूरत है वैसे हम समता लाएंगे अपने इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो ये भी सही है। और ये जो हमारा आर है, ए का सही व्याख्या करता है, तो ये दूसरा भी हमारा दूसरा हो जाएगा सही, 12 नंबर। अब है 13 नंबर में क्या है देखते हैं। पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग में
टीचर्स की क्या भूमिका है? तो पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना, मतलब पूरा जो रेसिप्रोकल टीचिंग चल रहा है उस समय टीचर एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होगा। तो ये तो टीचर का रोल नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, मतलब शुरू में टीचर एक्टिव रहेगा, बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट को खुद बोलेगा कि आप ये प्रॉब्लम को देखें, सॉल्व करें। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी द्वारा दिए गए सुझावों का एकमात्र प्राप्तकर्ता होना। ऐसा भी नहीं है, टीचर सिर्फ प्राप्तकर्ता नहीं होगा। टीचर क्या करेगा, यहाँ पर पार की तरह, स्काफोल्डिंग की तरह काम करेगा, बच्चों को मदद करेगा। चौथा है, विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रभुत्व बनाना और एकमात्र अधिकारी होना, मतलब एकमात्र अधिकारी होना कि टीचर क्या है यहाँ पर इस पे है, ऑटोक्रेटिक है, मतलब मैं ही जो हूँ सो, जो पढ़ाऊँगा मैं ही पढ़ूँगा, जो पढ़ाऊँगा मैं ही पढ़ाऊँगा। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला देखते हैं, समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन कैसा होता है, मतलब सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था, मतलब बचपन में बच्चे ऐसे होते हैं कि वो देवता की तरह होते हैं, पाक साफ होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। पहले के ज़माने में बचपन के बारे में ऐसा ही माना जाता था, जो अभी के ज़माने में ऐसा नहीं माना जाता। ये तो पूरी तरह गलत है। केवल एक संक्रमणकालीन चरण है, थर्ड में है, केवल एक संक्रमणकालीन चरण है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह भी पुराना दृष्टिकोण है कि बच्चा क्या है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो नौजवान होने का, मतलब वयस्क होने का क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो ये भी गलत है। जीवन का एक चरण और व्यस्तता की प्रतीक्षा करता है, मतलब बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपना एडल्ट होने का वो वेट करता रहता है। तो ये भी सही नहीं है। बचपन का एक स्वतंत्र महत्व है और बचपन क्या है, वेरिएबल, वेरी करता है और बच्चे सीखते हैं, बचपन में भी सीखते हैं और डायनेमिक तरीके से सीखते हैं। तो ये क्या सही हो जाएगा, चर और गतिशील। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? तो कलन विधि और स्वानुभविक प्रणाली को लागू करना। कलन विधि, अप्लाइंग एल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक्स, तो ये तो बाधा नहीं डालेगा। अगर हम एल्गोरिदम्स को, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या ह्यूरिस्टिक्स मतलब चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, तो ये तो बाधा नहीं डालता है। बाधा डालने वाला खोजना हमको। तो एक समग्र समस्या को एक पहलू पर स्थिर होना, मतलब फिक्स होकर के एक ही एंगल से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये भी सही नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि एक ही एंगल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर हम करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब बाधा आएगा। बड़ी जटिल समस्याओं को तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, बड़ी जटिल समस्याओं का प्रबंधन छोटी समस्याओं में विभाजित करना। ये तो सही है, ये बाधा नहीं डालेगा कि एक कोई प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ करके सॉल्व करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। ऐसे समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह की समस्याओं को हल करने में प्रभावी हो। तो ये भी सही है कि पहले से हमें कोई एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इसको बोलते हैं सदृश्यता या एनालॉगी, जो समस्या समाधान में सहायक होता है। तो ये बाधा कौन डालता है, यही कि एक ही एंगल से हम प्रॉब्लम को देखते हैं, तो ये बाधा डालता है। 16 नंबर, 16 में क्या है, गतिविधियाँ जो विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है, मतलब बच्चों को मोटिवेशन के लिए हानिकारक क्या है? केवल शिक्षक द्वारा दिए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो। वास्तविक जीवन से अगर कोई प्रॉब्लम जुड़ा होगा तो बच्चों को रुचि आएगा, मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ये तो हानिकारक नहीं है, ये तो सही है। ये तो सही, हमको हानिकारक खोजना है, तो ये दूसरा तो सही है। विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचियों को पूरा करती हो, तो ये भी सही है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो मोटिवेशन भी अच्छा आएगा। विद्यार्थी के लिए मध्यम स्तर पर कठिन हो, मतलब ऐसी गतिविधि देना जो बच्चे के लिए बहुत आसान हो और न बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, मतलब मध्यम स्तर का कठिन हो। तो बहुत अगर आसान हो जाएगा गतिविधि तो बच्चे क्या करेंगे, बोरियत फील करेंगे किसी आसान काम को करने में, और बहुत कठिन हो जाएगा
तो वो बच्चे निराश हो जाएंगे। तो बीच का देना चाहिए। तो ये भी बाधा नहीं, ये भी सही है। तो बाधा क्या होगा, केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। तो ये बच्चे के अंदर मोटिवेशन कम करता है, क्योंकि टीचर ने ही जो किया है तय किया कर दिया है। तो ये मोटिवेशन को कम करता है और हानिकारक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है 17 नंबर में कि यह सेशन लीजिए ना। तो सेशन में क्या है, सेशन में है कि एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कथनों का चयन करता है जो पुरुषों और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिका में चित्रित करते हैं। मतलब जैसे महिला को दिखाया जाता है परंपरा में क्या कि महिला सिर्फ खाना बनाती है, बच्चे को गोद में लेकर खिला रही है। अगर इसके उल्टा कोई पुरुष खाना बना रहा है या पुरुष बच्चे को गोद में लेकर खिला रहा है, तो ये गैर परंपरागत भूमिका को दिखाना है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। तो ये तो सही है, असर्शन तो सही है। और रीजन में आते हैं, वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता को मुकाबला कर करके जेंडर पक्षपात को दूर करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। ये भी सही है कि अगर ऐसा मॉडल दिया जाए जैसे कि नर्स महिला ही होती है, लेकिन नहीं, पुरुष को नर्स की तरह दिखाया जाए, तो ये भी स्टीरियोटाइप को और जेंडर बायस को कम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। और ये बच्चे को हेल्प करता है जेंडर बायस को तोड़ने में और जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये AR की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है 18 नंबर में। 18 नंबर में है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उनका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह किसका उदाहरण है? अवलोकन संबंधी अनुसरण। जो अवलोकन संबंधी अनुसरण है ये बंडूरा ने बताया था। तो और उसके बाद है सेकेंड में एक्सपोजिटरी टीचिंग, मतलब शिक्षक सीधे पढ़ाता है और समझाता है। सेकेंड में एक्सपोजिटरी वर्णनात्मक शिक्षण का, तो ये भी उतना सही नहीं है, बच्चों को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है। पूर्व स्वाभाविक अधिगम का प्री डिपोजिशनल लर्निंग, अवलोकन संबंधी निर्देशित खोज आधारित शिक्षण, मतलब गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, ये मदद करता है। ये किस में मदद करता है? किसी अवधारणा को के संपर्क में आने पर विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करना ताकि बच्चे को मदद मिल सके। तो डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे की समझ में मदद मिलता है और पूर्व स्वाभाविक अधिगम में कोई मदद नहीं मिलता है और इसमें भी मदद नहीं मिलता है। अगला है 19 नंबर। असर्शन में क्या है कि जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं तो वह धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर पढ़ाते हैं। ये बात सही है कि अगर बच्चे को या कन्फ्यूज़न हो तो वो क्या करेंगे, दोबारा उसको पढ़ करके अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। मतलब असर्शन पूरी तरह सही है। तो इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, मतलब हमारा जो थिंकिंग है उसके बारे में सोचना कि हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारा थिंकिंग सही है कि नहीं, खुद से ये डिसाइड करना, इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। तो इसी को बोलते हैं हिंदी में अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान मतलब अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालता नहीं। बाधा कैसे डालता है? ये तो हेल्प करेगा ना, अपने थिंकिंग के बारे में सोचना, दोबारा चीज़ों को पढ़ना और अपना कन्फ्यूज़न दूर करना। तो ये गलत है, आर गलत है और उसके बाद ये सही है। तो हो जाएगा इसका आंसर ए। 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिनमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए? तो पहला है पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, मतलब जो करिकुलम है उस करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब ज़रूरत पड़ने पर उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हो करिकुलम तो ये
क्या करता है, हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है, समावेशी स्कूल को क्या करता है, बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा करना नहीं, कि जैसा स्कूल है वैसा बच्चे को नहीं ढालना होता है, वैसा बच्चे को नहीं ढालना होता है, बल्कि स्कूल को बच्चे के हिसाब से बनाना चाहिए। बच्चे जा कर के स्कूल की तरह नहीं ढलेंगे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को घटाता है, ये सही नहीं है। देखभाल और सम्मान को लोकाचार को बढ़ावा देना, ये सही है कि आप रिस्पेक्ट वगैरह को और केयर को बढ़ावा देते हैं, तो ये सही है। पारस्परिक सहयोग से सीखने के अवसर, मतलब ये आपस में सहयोग करके सीखना चाहिए। समावेशी स्कूल को बढ़ावा देता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को, ये बात भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बढ़ावा देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बढ़ावा देता है। प्रश्न करने की क्षमता, हाँ, अगर हम प्रश्न करेंगे तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, ये तो सही है। आत्मचिंतन मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी सोच पर बार बार उसको सोचना और उसके बारे में रेशनलाइजेशन करना, ये भी सही है। पूर्व मान्यताओं के पहले से जांच करने की क्षमता, पूर्व मान्यताओं की पहले से जांच करने की क्षमता, ये भी सही है कि जो एजम्पशन आ रहा पहले से, जो परंपरा है उसके बारे में सोचना समझना, ये भी हमारे इसको क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, कि मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को विशेषता है। अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता नहीं, जो अभिसारी थिंकिंग होता है, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, इसमें किसी एक ही एंगल से किसी समस्या को हम हल करते हैं, तो ये सही नहीं है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये सही है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है कि एक ही समस्या को अलग अलग वे में हल करें। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा सही नहीं है, डाइवर्जेंट जो होता है वो सही है और वो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। 22 नंबर में है क्या, कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब क्लास में हम कैसे असेसमेंट करेंगे और कौन सा असेसमेंट सही होगा। तो रचनात्मक आकलन, ऐसे कार्य शामिल होना चाहिए जो शिक्षकों को इस बारे में सूचित करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में क्या जानते हैं। हाँ, मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हमको क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, और इसमें सुधार की गुंजाइश होती है और बच्चे के बारे में भी हमको आइडिया लगता है। तो जो सेकेंड है हमारा कि नॉर्म्ड रेफरेंस्ड असेसमेंट, मतलब मानदंड संदर्भित आकलन का उपयोग जो विद्यार्थी के प्रदर्शन के साथियों के प्रदर्शन से करता है, विद्यार्थी को अधिक सार्थक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नहीं, बच्चों में अगर तुलना करेंगे तो ये तनाव को करता है, ये सही नहीं है। और हमारा तीसरा है कि केवल पेपर पेंसिल, मतलब कि तीसरा जो है पेपर पेंसिल केंद्र निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिखित व्यवहार के लिए गैर लिखित व्यवहार के बजाय आकलन का केंद्र पेपर पेंसिल आकलन होना चाहिए। नहीं, पेपर पेंसिल आकलन से केवल हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करवा सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। योगात्मक आकलन किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता और इसे नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अंतिम सीखने के परिणाम की तुलना में प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन है, ये वार्षिक परीक्षा की तरह वार्षिक परीक्षा होता है और इसमें इसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य है। सीखने ये नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह ये फालतू है, ये काम का है। तो इसमें बोल रहा है नहीं, कि नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा ये।
पहला नंबर 22 का। 23rd में है 23 में कि विद्यार्थियों को सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से आकलन प्रक्रिया की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से वर्ष के अंत में की गई परीक्षा। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से असेसमेंट करेंगे साल में, उसी से विद्यार्थियों के सीखने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि पर भी ध्यान रखना है। तो रिजल्ट तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। तो ये सही है, इसका आंसर यही होगा। मानकीकृत प्रश्नोत्तरी आधारित परीक्षणों के आधार पर मूल्यांकन और अंक देना, ये उतना सही नहीं है। जो हमारा इवोल्यूशन होता है स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन से, ये इतना बेस्ट नहीं है। प्रक्रिया और प्रयासों को अनदेखा करते हुए केवल अशुद्धियों पर ध्यान देना नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि प्रोसेस और प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 24 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक चिंतन सिंबॉलिक थॉट, जो सिंबॉलिक थॉट है उसकी क्या भूमिका है। जो सिंबॉलिक थॉट होता है ये प्री ऑपरेशनल एज में 2 से 7 साल में बच्चों के अंदर डेवलप होता है। सिंबॉलिक थॉट मतलब सिंबॉलिक थॉट का मतलब कोई बच्चा लकड़ी का गुटका ले लिया, उसको कार बना के चला रहा है, तो ये क्या हुआ बच्चे के अंदर एक तरह का सिंबॉलिक थॉट, और ये हमारे मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। सिंबॉलिक थॉट का विकास शुरुआत में ही होता है, 2 से 7 साल में ही होता है। सिंबॉलिक थॉट सभी बच्चों में देखा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है कि सांकेतिक चिंतन मतलब मानसिक भ्रम पैदा करते हुए संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, नहीं, बाधा नहीं डालता, ये तो हेल्प करता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हेल्प करेगा। सांकेतिक चिंतन संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद विकसित होता है, नहीं, ऐसा नहीं, ये तो साथ साथ विकसित होता है, 2 से 7 साल में ही विकसित होने लगता है। सांकेतिक चिंतन उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने से विलम्ब होता है, नहीं, ये सबके अंदर हेल्प करता है। जो सिंबॉलिक थॉट होता है वो सबको हेल्प करता है, सभी बच्चे को हेल्प करता है। तो सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये सही है। ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सिंबॉलिक थॉट अच्छा बनाता है। नेक्स्ट है 25 में कि समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण केवल बाल्यावस्था में होती नहीं, समाजीकरण होल लाइफ होती है, पूरी लाइफ होती रहती है, बचपन से लेकर के जीवन भर चलता रहता है। समाजीकरण सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र और संदर्भ तटस्थ होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि समाजीकरण जो होता है हमारे संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा संदर्भ से रिलेटेड होता है, और सभी समाज में अलग अलग तरह की संस्कृति होती है, और सभी समाज में समाजीकरण का अलग तरह का नियम और तरीका होता है जिसको हम अपनाते हैं जीवन भर। तो ऐसा नहीं होता है कि ये समाज से जुड़ा हुआ होता है, संदर्भ से तटस्थ होता है, स्वतंत्र और संदर्भ तटस्थ होता है, नहीं, तटस्थ नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है हमारे कल्चर से, हमारा सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से मानदंडों और धारणाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। समाजीकरण का उद्देश्य तो यही है कि हमारा जो नॉर्म्स है, मानदंड है, और जो हमारा बिलीव्स है, मान्यता है, उससे हम क्या करते हैं, अपनाते हैं और हम सीखते हैं। तो नहीं किया जाना है तो ये भी गलत है। समाजीकरण अर्थ मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करना है, जी बिल्कुल ये सही है। समाजीकरण का मतलब यही है कि हमारा जो सोसाइटी है उससे हम क्या करते हैं, अपने मूल्य के, अपने वैल्यूज़ को ऐड करते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट है 26 नंबर, ये सेशन रीजन का क्वेश्चन है। शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि है। जी हाँ, अगर कोई टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है और कोई सवाल पूछता है तो वेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे को आंसर देने में लेट लगे, और ये वेट टाइम जो होता है छात्रों को सोचने का मौका दिया जाता है। तो ये तो पूरी तरह सही है, हमारा सेशन पूरी तरह सही है। विविधता
एक बाधा नहीं अपितु एक संसाधन है। जी हाँ, बिल्कुल। जो डाइवर्सिटी है क्लास में, मतलब एक बच्चा ऐसा है जिसको सोचने में लेट लग रहा है, तो ये डाइवर्सिटी हुआ। तो डाइवर्सिटी क्लास में किसी तरह का बाधा नहीं है, ये हेल्प ही करता है। और ये हेल्प करता है और इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। और विविधता को हम लोग एक संसाधन की तरह यूज़ करते हैं। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट 27 नंबर। 27 में क्या है? 27 नंबर में क्या है? वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए। सामाजिक जो डिसएडवांटेज्ड और बैकग्राउंड लेवल के बच्चे हैं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की परंपरा को लागू किया जाए। नहीं, परीक्षा केंद्रित कैसे? हमको तो अपनाना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, एग्ज़ाम सेंटर्ड नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम का निष्पादन करना चाहिए। नहीं, अगर स्टैंडर्ड करिकुलम रखेंगे तो ये उतना सही नहीं है बैकवर्ड बच्चों के लिए। विद्यार्थियों को उनकी पहचान के आधार पर अलग अलग किया जाए। नहीं, सेग्रीगेशन हम कभी नहीं कर सकते हैं। सेग्रीगेशन ये नेचर के खिलाफ है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मुख्य उद्देश्य है। तो क्या करना चाहिए? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए और एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। 28 नंबर। अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है एल्गोरिदम। तो पहला हमारा है एल्गोरिदम, मतलब कलन विधि। कलन विधि में क्या करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को हल करते हैं इससे हम। और नियम और परिणाम 100% पहले से तय होता है। जैसे कोई गणित का सवाल करते हैं तो इसमें क्या अपरिभाषित समस्या, तो कलन विधि से तो हम परिभाषित समस्या को हल करते हैं। उसके बाद है कन्फ्यूजनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। नहीं, अगर फिक्स्डनेस पर जाएंगे तो ये भी सही नहीं है, मतलब तीसरा भी सही नहीं। रट कर सीखना, रोट लर्निंग भी अच्छा नहीं है। तो ये साधन अंत विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस, इसका आंसर ये हो जाएगा। जो मीन्स एंड एनालिसिस होता है, मतलब साधन लक्ष्य एनालिसिस जो होता है, ये एक ऐसा रणनीति है कि आप कोई बड़ा और अपरिभाषित जो समस्या है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 29। अर्पिता और अनु एक दूसरे को किताबें देते हैं क्योंकि दोनों ऐसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानते हैं। अर्पिता और अनु कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है इसमें 3 लेवल है, 3 लेवल है और 6 स्टेप है, 6 स्टेप है। तो पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल और इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब पनिशमेंट के डर से कोई काम करना। और दूसरा स्टेप आता है इसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट मतलब एक बच्चा दूसरे को किताब दे रहा है, अर्पिता और अनु एक दूसरे को किताब दे रहा है, अपनी किताब देते हैं क्योंकि दोनों एहसानों का एक समान आदान प्रदान करते हैं, मानते हैं। अर्पिता और अनु कोहलबर्ग के किस सिद्धांत में है? तो टिट फॉर टैट है, इसमें बच्चा एहसान का बदला ये चुका रहा है। तो ये किस में चला जाएगा? प्री कन्वेंशनल, मतलब प्री कन्वेंशनल तीसरा, पूर्व पारंपरिक स्तर। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हालांकि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, उन वंशानुगत जीन की अभिव्यक्ति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है। बाल विकास में जो आनुवंशिकता है, ये आनुवंशिकता हमको, बाल विकास होता क्या है, ये हमारे जेनेटिक्स, मतलब हमारे जीन का
हेरिडिटरी का और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है तभी विकास होता है, बाल विकास होता है। तो आनुवंशिकता बच्चों के लिए एक पोटेंशियल मतलब एक गोल सेट करता है कि बच्चा जाएगा कहाँ तक, उस गोल को सेट करता है हमारा आनुवंशिकता। लेकिन वो उस वहाँ पर पहुँच पाएगा कि नहीं ये तय करता है हमारा वातावरण। तो ये सही है, पहला ही सही है इसका। स्वभाव और वातावरण के कारक कुछ 0 होते हैं लेकिन वास्तविक विकास आनुवंशिकता नहीं हुआ। आनुवंशिकता के आधार पर वास्तविक विकास कैसे होगा? दोनों का 50-50% रोल नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं। 4th नंबर में आनुवंशिकता बच्चे की विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरणीय कारण से कैसे होगा? ये भी गलत है, केवल वातावरणीय कारण से चौथा भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो ये हमने कंप्लीट किया CDP को।